हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि कोरोना महासंकट के इस महामारी के दौर में भी आप अपने घर पर स्वस्थ और बेहतर होंगे और मेरे वीडियोस का लाभ उठाते रहेंगे। बच्चों, मैं फिर से आपका बायोलॉजी फैकल्टी अभिनव सिंह एक और कड़क वीडियो लेकर आ गया हूं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करो बच्चों, तभी मेरे वीडियोस की गहराइयों को और बायोलॉजी के प्रति जो डेप्थ है उस नजरिए को पूरे तरीके से आप आत्मसात कर पाओगे। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म न्यूट्रिशन। अगर सबसे पहले बात हो कि न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो बच्चों हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। यानी बच्चों, the process of taking nutrients for the maintenance of our body is known as nutrition. पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सजीव अपने शरीर को नियंत्रित रखने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन टर्म इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ टर्म न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे बच्चों, तो द ग्रेडियंट्स ऑफ फूड, द फूड ग्रेडियंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। और हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। आप जानते हो कि देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, water and minerals, roughes, fibers. These are examples of nutrients. और हमारे बॉडी में बच्चों जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी का अलग अलग योगदान है, उन सभी का अलग अलग फंक्शन है। ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सभी का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है बच्चों। जरा हम इनके इंपॉर्टेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जानना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस डायरेक्ट एनर्जी। ग्लूकोन डी का डब्बा देखा होगा, जो ग्लूकोन डी का डब्बा होता है उसमें ग्लूकोज पाउडर होता है और उसके डब्बे पर क्या लिखा मिलता है आपको, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है कि वो एक ऐसा पाउडर है जिसे आप अगर घोलकर आप अगर पियोगे तो आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, इमीडिएट एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी डायरेक्टली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है क्या जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराए, एनर्जी डायरेक्ट हमें दे दे? तो बिल्कुल बच्चों, ये फैट्स होंगे। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। इनसे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये एनर्जी प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे सीरियल्स जो होते हैं, मेन ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे वीट, पैडी, शॉर्गम, मिलेट्स, मेज यानी गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब मेन ग्रेन्स है बच्चों और इनसे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग क्रॉप्स। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिला। उसी तरह से हम जानते हैं कि फैट हमें कहाँ से मिलेगा, तो जो ऑयली फूड होगा, हम लोग ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें ऑयल होता है, तेल होता है, तो उससे भी हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में हमने समझ लिया कि इससे हमें एनर्जी मिलता है, इसलिए यह उपयोगी है। इसके अलावा प्रोटीन्स की अगर बात करें तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी निश्चित रूप से प्रोटीन्स का बना हुआ होना ही चाहिए। क्योंकि प्रोटीन के बिना चाहे वो बॉडी यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, चाहे एक कोशिकीय शरीर हो या बहुकोशिकीय शरीर हो, उनके शरीर की शारीरिक संरचना निश्चित रूप से प्रोटीन पर ही आधारित है। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, तो न्यू सेल्स या न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन
या रिपेयरमेंट होना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब किस पर आधारित है? टोटली प्रोटीन्स पर आधारित है। सो दैट प्रोटीन्स आर वेरी मच एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। इसी तरह से अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन का क्या रोल है हमारे बॉडी के लिए? तो विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, कई सारे रोगों से विटामिन जो है वो हमें बचाता है। ठीक है, विटामिन भी कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हम जानते हैं कि और इन सभी विटामिन की अगर कमी हो जाए तो कोई ना कोई बीमारी तो हो ही जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं बच्चों। इसी तरह से विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, विटामिन ई की कमी से स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, रक्त का थक्का जम जाएगा। यानी ये सारे के सारे विटामिन जो है अलग अलग तरीके से काम जरूर करते हैं, लेकिन ये कुल मिला जुला कर वो हमारे जो बॉडी है उस बॉडी को ही पूरी तरीके से वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए इन विटामिन का एक अहम योगदान होता है बच्चों। इसके अलावा अब अगर हम आगे बात करें कि अदर न्यूट्रिएंट्स की, जैसे वाटर एंड मिनरल्स, आप जानते हैं वाटर एंड मिनरल्स आर वेरी मच एसेंशियल। आप जानते हैं वाटर के बारे में तो आप बच्चों को बताइए वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। जल के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चों। आपको पता है आवर बॉडी 70% बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। इस पूरे प्लेनेट पर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? वाटर ही तो वाटर है। ये अलग बात है कि वो सॉल्टी वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, लेकिन वाटर तो है ना। उसी तरह से वाटर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप जानते भी हो, जब आप सुबह उठते हो और रात को सोने जाते हो तो पूरे के पूरे जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर हम किसी चीज का करते हैं तो वाटर का ही करते हैं, पानी का ही करते हैं बच्चों। डिफरेंट पर्पसेस से करते हैं। ठीक है, खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जिनके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसी तरह से सिर्फ अपनी नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी वाटर का नीड है। प्लांट्स को वाटर चाहिए तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तभी तो कंज्यूमर्स भी उन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं और वो लाभ उठा पाएंगे। कहने का मतलब वाटर जो है ना वो बेसिक नीड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक नेचर को चलाने के लिए वाटर का एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो वाटर इज लाइफ इसलिए बोलते बच्चों। तो वाटर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। मिनरल्स भी बहुत जरूरी है। कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कई सारे आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स हैं। ये सब मिनरल्स के रूप में हमारे बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए, आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इनसाइड आवर बॉडी एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड। एनीमिया डिजीज हो सकता है, हमें आरबीसी की कमी हो सकती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही आयरन कंटेंट पर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि आयरन की भी कमी नहीं होने देनी है शरीर में। यह भी एक एसेंशियल मिनरल है, बहुत जरूरी है। उसी तरह से आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन और आयोडाइड। ठीक है, घेंगा की बीमारी हो जाती है ना आयोडीन की कमी से। तो इस तरह से हमने जाना कि चलो मिनरल्स भी बहुत जरूरी है। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं। रफेज भी बहुत जरूरी है क्योंकि रफेज रहेगा तो हमारे बॉडी में फाइबर्स की कमी नहीं हो पाएगी और इस तरह से हमारे बॉडी का जो एप्रोप्रिएट जो मेटाबॉलिज्म है वो करेक्टली रन कर पाएगा। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाई? न्यूट्रिशन, पोषण। अब देखो, न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट, यानी जो हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड प्राप्त करने की, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है ये अलग अलग होगा। यानी देयर आर जनरली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? अगर सबसे पहले मैं बच्चों आपको हमेशा की तरफ बताता हूँ कि बायोलॉजी समझना है तो बायोलॉजी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसमें पहले टर्म्स के ओरिजिन को समझ लो तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग एक्चुअली ऐसे ही समझ में आ जाएगा।
ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए पहले उस टर्म्स के ओरिजिन को और उसके मीनिंग को समझना पहले जरूरी है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर पहले देखो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों में कौन सा टर्म है जो कि कॉमन है? ट्रॉपिक। देखो ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, ये मान के चलो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, प्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर्स। तो इससे ये यहाँ पर एक तय हो गया कि हाँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड either by the process of photosynthesis or by the process of chemosynthesis। कहने का मतलब बच्चों कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। हाँ, और खुद भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करेंगे या फिर केमोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, केमोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन जो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उनके डिफरेंसेस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना समझो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसमें चाहे ग्रीन प्लांट्स हो, एल्गी हो, या फिर कुछ मोनेरिया किंगडम से बिलोंग करने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। ठीक है, और ये जो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, जिसमें इनके भोजन तैयार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चाहे सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हो तो फोटोसिंथेसिस कहलाएगा, अगर सनलाइट के एब्सेंस में हो रहा है, किसी केमिकल की मदद से वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं तो केमोसिंथेसिस कहलाएगा। लेकिन वो अपना भोजन खुद से बनाएंगे, बस यही प्रक्रिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहते हैं बच्चों। प्रोड्यूसर्स यानी जो उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स यानी यहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, किसका? फूड का। हाँ, वो फूड जो है ग्लूकोज के रूप में बनेगा जरूर, लेकिन स्टोर्ड होगा स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमें समझ में आया कि हाँ चलो, ये जो फूड है, फूड अगर यानी भोजन अगर खुद से बनाना हुआ तो न्यूट्रिशन की यह प्रक्रिया क्या कहलाई? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जबकि अगर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए या पोषक तत्व के लिए डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाई? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स कहते हैं। यानी इन्हें कंज्यूम करना है, ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाएंगे। हाँ, भोजन इनको बना बनाया रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, और अगर हम हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स के बारे में समझें तो ये हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये या तो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, या कार्निवोर्स हो सकते हैं, या ओमनिवोर्स हो सकते हैं, या स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट देयर आर जनरली 4 वेराइटीज ऑफ हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स, शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते शाकाहारी कहेंगे, यानी वो हर्बीवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स हैं वो। जो फ्लेश खाएंगे यानी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स। और ये कार्निवोर्स जो होते हैं ये फ्लेश तो खाएंगे लेकिन किसी मृत शरीर का फ्लेश नहीं खाएंगे, खुद मार कर खाएंगे। यानी वो पहले शिकार करेंगे, उस अपने शिकार को वो खुद मारेंगे, किल करेंगे, देन आफ्टर वो उसके फ्लेश का आनंद उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे टाइगर है, लायन है, पैंथर है, वुल्फ है ना।
तो कहने का मतलब ये कार्निवोरस एनिमल्स है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे मैंने हर्बीवोर्स के बारे में बताया ना कि वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे रैबिट है, एलिफेंट है, राइनोसेरोस है, हॉर्स है, ये सब शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, क्रो की बात करें, बियर भालू की बात करें, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स और फ्लेश दोनों खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स कहते हैं, यानी सर्वाहारी कहते हैं, जो दोनों चीज खाए, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं विच ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, जो कि डेड एनिमल्स यानी मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं, मृत जो जानवर होते हैं, उनके फ्लेश को खाते हैं बिना उन्हें मारे हुए। तो ऐसे एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जैसे जैकाल हो गया, उल्फ हो गया, काइट है, ईगल है, यानी चील गिद्ध वगैरह, ठीक है। तो वो स्कैवेंजर्स कहलाए। और कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि इन डेड ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं या सेफलोफाइट्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी। यानी यहाँ पर कुछ हमने कंज्यूमर्स के बारे में, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में जान लिया है। अब हम थोड़ा सा इनके बीच आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। यानी अगर हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो क्या हो सकता है, इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा हम इसके बारे में अब चर्चा कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होगा उसमें सनलाइट इसेंशियल है, वेयर एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डज नॉट रिक्वायर एनी सनलाइट। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सनलाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है, सनलाइट के बिना भी हम लोग को भोजन आराम से मिलता रहता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वेयर एज इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लोरोफिल इज एब्सेंट। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए भी क्लोरोफिल की आवश्यकता है, जबकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल की जरा भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, ह्यूमंस, ठीक है। तो हमें, हमारे बॉडी में थोड़ी ना क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंसेस हुआ। और क्या हो सकता है, तो ऑटोट्रॉपिक, इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिंपल सब्सटेंसेस आर यूज्ड। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। ये सिंपल सब्सटेंसेस कौन हो सकते हैं? दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये असल में ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। जबकि अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, हम लोग अपनी बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो इन केस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉप्स यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दे आर मोस्टली द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं। यानी ऑर्गेनिक, अब यहाँ पर समझना बच्चा यह है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ये केमिस्ट्री का मैटर है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझ लो। देखो, ऑर्गेनिक का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब वो ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, जैसे CH4, मीथेन, ठीक है। तो मीथेन जो हो गया, मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन और जो हाइड्रोकार्बन होगा, यानी उसमें अगर कार्बन हाइड्रोजन दोनों से बना हुआ वो अगर मटेरियल है, केमिकल कंपाउंड है, तो तब जाकर ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। हम लोग ज्यादातर, यानी हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर जो है इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने भोजन में शामिल करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, ये सब विटामिन हैं, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। यही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें या फिर अगर हम
ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो वो यूज करते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं और वो असल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब है कि उनमें कार्बन या हाइड्रोजन दोनों साथ में नहीं है या बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है। जैसे अगर CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर कार्बन ही है ना, सिर्फ हाइड्रोजन तो नहीं है। या वाटर की बात करें H2O, यहाँ पर तो कार्बन, यहाँ पर कार्बन नहीं है। कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपना भोजन तैयार करते हैं कौन? ऑटोट्रॉप्स। जबकि हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ही हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही डायरेक्टली प्राप्त करते हैं और वो रेडीमेड बना बनाया हम लोग को जो मिलता है उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यह भी एक मेजर डिफरेंस हुआ। इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? तो देखो, ऑटोट्रॉप्स, इन केस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, whereas in case of heterotropic nutrition digestion occurs। डाइजेशन क्या होता है बच्चों? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है तो उसका ब्रेकडाउन इसके सिंपलर फॉर्म जैसे ग्लूकोज में होगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अगर है तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म लाइक एमिनो एसिड। अगर कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स हैं तो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म लाइक फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कहने का मतलब है कि फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फूड को इसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन, यानी डाइजेशन। ठीक है, और ये डाइजेशन प्रोसेस किसके केस में देखा जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स के केस में देखा जाएगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखा जाएगा। कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये कंज्यूमर्स असल में इस प्रक्रिया का लाभ उठाते हैं, यानी वो डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले हैं, वो डाइजेशन उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है ना सिंपलर फॉर्म में। यहाँ तो डायरेक्टली सिंपलर फॉर्म ही में ही सब्सटेंस इनको डायरेक्टली यूज करने को मिल जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, ये तो ऑलरेडी सिंपलर सब्सटेंस है, तो इसको तोड़ने की तो जरूरत इनको है नहीं। ये तो डायरेक्टली उसे आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है बच्चों? तो देखो, अब हम थोड़ा एग्जांपल्स पर फोकस करें। एग्जांपल्स पर फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी हो सकते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या कुछ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, या कुछ एल्गी और हो सकते हैं, कुछ एल्गी हो सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, या फिर ग्रीन प्लांट्स तो हैं ही, कुछ मोनोरा से भी रिलेटेड हैं, डाई आइटम्स वगैरह। तो ये सब एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉप्स के या प्रोड्यूसर्स के जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, जो कि सिंपलर, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर होता है। ठीक है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स को अगर छोड़ दिया तो जनरली इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर होगा, और अगर ग्रीन प्लांट्स हैं तभी उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। या सिंपल समझो कि इनके पास ये इनमें जो जो एग्जांपल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से, बस उसको ध्यान में रखना बच्चों। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, या बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ मोनेरियंस हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। उसी तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने वाले हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स का एग्जांपल्स हम लोग जाने तो हमें पता है कि जो हर्बीवोर्स होंगे या कार्निवोर्स होंगे या स्कैवेंजर्स होंगे या डिकम्पोजर्स होंगे, या फिर जो हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं या एनिमल्स ही हैं, वो सारे के सारे इस हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स के एग्जांपल्स बन जा सकते हैं। ठीक है ना, कैट है, रैट है, डॉग है, बैट है, ह्यूमन है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स। इसके अलावा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और क्या डिफरेंस हुआ? तो देखो, ऑटोट्रॉप्स जो होंगे, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द प्राइमरी लेवल इन द फूड चेन। अगर फूड चेन में इनकी हम गणना करें तो ये
प्राइमरी फूड चेन में प्राइमरी लेवल पर आपको प्रेजेंट नजर आएंगे, जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ इन द फूड चेन। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो कि ग्रास है, ग्रास को खाया किसने? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को खाया किसने? फ्रॉग ने। फ्रॉग को खाया किसने? स्नेक ने। स्नेक को खाया किसने? ईगल ने। ठीक है, तो इस फूड चेन में आप अगर कॉल करोगे तो ग्रास क्या है? एक प्रोड्यूसर का एग्जांपल है, यानी ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा, इसके पास क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, जबकि यानी ये इस फूड चेन में प्राइमरी लेवल पर प्रेजेंट है ना, ग्रास फर्स्ट में है ना, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म हुआ ना। जबकि इसके बाद अगर हम देखें, ग्रास को खाया किसने? ग्रास ऊपर ने। तो ग्रास ऊपर जो है ये कैसा? ये एक कंज्यूमर हुआ, और ये फर्स्ट कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है इस फूड चेन में, और कंज्यूमर है ना, यानी ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, ये डायरेक्टली इस प्लांट पर यानी ये ग्रास पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये हर्बीवोर है, हर्बीवोर का एग्जांपल है। और ये यहाँ पर इस फूड चेन में सेकेंडरी लेवल पर अवेलेबल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म हुआ। उसी तरह से ग्रास ऊपर को खाया किसने? फ्रॉग। फ्रॉग जो है कार्निवोर है। ठीक है, इसने किसको खाया? जिसने एनिमल के फ्लैश को खाया, यानी ये इसने ग्रास ऊपर को मारकर खाया। ठीक है, तो ये टर्शियरी लेवल पर, इस फूड चेन में टर्शियरी लेवल पर प्रेजेंट है। कौन? ये फ्रॉग। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी लेवल पर, किसी भी फूड चेन में प्राइमरी लेवल पर प्रोड्यूसर ही होते हैं, और बाकी बाद के लेवल में कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, यह भी एक डिफरेंस है। तो इस तरह से यहाँ बच्चों हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों हमारे इस तरह के वीडियोस को और पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और इस चैनल से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू वेरी